प्रयागराज के चर्चित पत्रकार संगठन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब ने आज जिलाधिकारी प्रयागराज को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रतापगढ़ जनपद के पत्रकार सौरभ श्रीवास्तव की मौत, निष्पक्ष जांच एवं परिजनों को आर्थिक सहायता की साथ ही आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। बता दें कि आज सुबह 10:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक एवं अध्यक्ष संदीप तिवारी की अगुवाई में दर्जनों पत्रकारों ने जिलाधिकारी प्रयागराज को ज्ञापन देकर सुलभ श्रीवास्तव के हत्यारों की कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। गौरतलब है कि पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या कुछ दिनों पूर्व ही हुई है। उन्होंने शराब माफियाओं के खिलाफ खबर चलाई थी, जिसके बाद उससे लगातार शराब माफियाओं के निशाने पर थे। सुलभ श्रीवास्तव ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर जान की गुहार भी लगाई थी। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया था। अब उनकी मौत के बाद पत्रकारों में रोष व्याप्त है। सर, आज हम लोग इसलिए आए हैं और क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में हम लोगों ने यह अपेक्षा की है कि पत्रकारों को निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाए बिना दबाव के। अगर किसी तरीके से उनका कोई उत्पीड़न होने की समाचार आता है और उस पर पत्रकार अपना आवेदन जिला प्रशासन को भेजता है तो उस पर तत्काल समुचित कार्रवाई की जाए। अगर उसको पेंडिंग कर दिया जाएगा तो पत्रकार को न्याय नहीं मिल पाएगा। पत्रकारों पर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं उससे हम पत्रकारों ने यहाँ पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि हमें निडर रूप से यहाँ पे कार्य करने का अवसर उत्तर प्रदेश में प्रदान किया जाए। साथ ही प्रतापगढ़ में जिस तरीके पत्रकार की मौत हुई है और तरह तरह की बातें आ रही हैं, उसमें यह अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश सरकार निष्पक्ष जांच कर जो सही तथ्य होगा उसे उजागर करेगी। हम लोग इस बात से बड़े सहमत हैं और जिसे कहा जाए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करते हैं कि उन्होंने FIR लिखाकर इस पर तत्काल कार्रवाई की है। बेहतर होता कि CBI या किसी एक निष्पक्ष व्यवस्था से, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो चाहे CBI के जरिए इसका अन्वेषण किया जाए, जिससे सही तथ्य सबके सामने आ सके। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संयोजक वीरेंद्र पाठक। देखिए, लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पत्रकारों को जान तक गंवानी पड़ जाती है। लगातार हम ये कोशिश करते हैं कि हम समाज को सच का आईना दिखा सकें, उनको ये बता सकें कि सत्यता क्या है, यथार्थ क्या है। अगर उसके लिए हमारे ऊपर हमले होते हैं, हमको अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो ये बेहद दुखद है एक पत्रकार के लिए। हमें चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम समाज और तमाम उनकी जो ज़रूरतें होते हैं उनसे उनको एक करते हैं। तो हमारी ये मांग थी कि सुरक्षा दी जाए पत्रकारों को, ताकि वो निर्भीक होकर, निडर होकर अपने कार्य को कर सकें और समाज को वो आईना दिखाते रहें कि क्या यथार्थ है, क्या सत्य है। और साथ ही जो हमारे एक साथी पत्रकार की मौत हुई है उसमें निष्पक्ष तौर पर जांच हो, जो सत्यता हो वो बाहर आए और उनके परिवार को सरकार जो है वो मुआवजा देकर आर्थिक मदद करे, अगर संभव हो तो एक नौकरी भी दें ताकि वो अपने परिवार को, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भरण पोषण कर सकें। संदीप तिवारी। महोबा के फरार चल रहे पूर्व IPS मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। ADG प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश द्वारा IPS मणिलाल पाटीदार पर 1 लाख का इनाम घोषित होने के बाद भी पुलिस की टीमें उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं। अब पुलिस की टीमों ने पाटीदार के खिलाफ विधिक कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। पुलिस की टीमें प्रयागराज और उनके महोबा से पाटीदार के गृह जनपद राजस्थान के डंगरूगढ़पुर की ओर गुजरात अहमदाबाद भी गई थी। 7 जून को प्रयागराज से गई टीम डंगरूपुर जिले के सांगवाड़ा थाना क्षेत्र के सरौदा कस्बे में गई थी, जहां पर मणिलाल पाटीदार का पैतृक घर है। यहां पर पुलिस की टीम ने पाटीदार के पिता रामजी, माता हुक्की देवी, पत्नी रामली, बेटा प्रिंस और आरव के साथ भाई हरीश पाटीदार से पूछताछ की है।
पुलिस ने पाटीदार की चल अचल संपत्ति की जांच पड़ताल की है। रसौदा पैतृक आवास के साथ ही हाल में इसी कस्बे में 2 बिस्वा ज़मीन जून 2020 में खरीदी गई है, जो कि मणिलाल पाटीदार के पिता के नाम पर लिखाई गई है। इसके साथ ही गुजरात अहमदाबाद में एक फ्लैट का पता चला है, जो कि मणिलाल पाटीदार के नाम है। मणिलाल पाटीदार के सिलेंडर न करने पर पुलिस इन संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। एसपी क्राइम और मामले के विवेचक आशुतोष मिश्रा के मुताबिक उन्होंने परिजनों के बयान भी दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए 27 मार्च 2021 को परिवार के सदस्यों से आखिरी बार मणिलाल की बात हुई थी। मणिलाल पाटीदार ने सकुशल हैं। परिवार ने भी कहा कि वे चाहते हैं कि मणिलाल पाटीदार न्यायालय या उच्च अधिकारियों के समक्ष हाजिर होकर अपनी पक्ष रखें। विवेचक एसपी आशुतोष मिश्रा ने अपील की है कि आईपीएस और पूर्व आईपीएस एसपी महोबा को कानून से भागना नहीं चाहिए, उन्हें जल्द सरेंडर करना चाहिए। एसपी क्राइम के मुताबिक अधिवक्ता मुकुट नाथ वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक याचिका दाखिल कर फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार की पुलिस कस्टडी में होने का आरोप लगाया था और अदालत में पेश करने की मांग की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 5 बिंदुओं पर पुलिस से जानकारी मांगी थी। पुलिस ने इन सभी मामलों को 14 जून इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। अब इस मामले की 24 जून को अगली सुनवाई है, जिसमें याचिकाकर्ता अधिवक्ता मुकुट नाथ को जवाबी हलफनामा दाखिल करना है। वहीं पुलिस राजस्थान के डंगरपुर और गुजरात में चिन्हित की गई प्रॉपर्टी को कोर्ट के आदेश पर जल्द कुर्क करने की कार्रवाई कर सकती है। पुलिस फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार के घर पर मुनादी भी करा चुकी है। गौरतलब है कि क्रेशर कारोबारी इंद्रकांत तिवारी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में आईपीएस पाटीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और क्रेशर कारोबारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी कार में बरामद हुआ था। क्रेशर कारोबारी के सिर में गोली लगने से उसकी मौत हुई थी। सर, ये बताएं कि महोबा के निलंबित आईपीएस हैं मणिलाल पाटीदार, जिन पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है और उनकी तलाश की जा रही है, और कितनी टीमें गठित की गई हैं और ये टीम उनके घर भी हो आई है, अहमदाबाद भी गई थी, तो क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी चिन्हित की जा रही है और आगे क्या तैयारी है कुर्की की और क्या पूरी कार्रवाई इसमें की जा रही है और क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? दरअसल इसमें NBW और 82 की कार्रवाई हो चुकी है। 83 के लिए भी कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया है और विवेचना क्रम में चूँकि इनके परिवार के लोगों से मुलाकात करके उसकी जानकारी लेना कि कहाँ पर हैं और वो शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर के अपनी बातें कहें, इसके लिए जो है वहाँ पे मैं भी गया था अपनी 2 टीमों के साथ और महोबा से भी 2 टीमें बनाई गई हैं जो निर्देशित जगहों पे जानकारी और सब काम में लगे हुए हैं। राज्य स्तर से भी उसमें लोग कर रहे हैं प्रयास। तो इस प्रकार से कई टीमें लग रही हैं और काम भी कर रही हैं। गिरफ्तारी भी शीघ्र होगी और उनको स्वयं चाहिए कि अपने आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर के या आप किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर के अपना पक्ष रखें, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था में जब तक पक्ष रख करके आदमी अपनी बातें कहेगा नहीं तब तक न्याय की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। और जब तक 83 वगैरह ये सब तो हम प्रोसेस करेंगे ही और उसके लिए हम चूँकि अभी कोर्ट खाली थी, मैं कल भी गया था और उनके प्रॉपर्टीज़ की जो उनके द्वारा लिखाई गई है या उनके परिवार के लोगों के द्वारा लिखाई गई है राजस्व को दिया गया है। 1-2 प्लाट के बारे में जानकारी पता चली है, फ्लैट वगैरह के बारे में और कुछ पैतृक जो उनके मकान हैं ये सब और क्या खाते वगैरह सारी चीज़ों की जानकारी की जा रही है। लेकिन ये सब कुर्की और सब चीज़ें तो हम लोग कर लेंगे, प्रोसेस है और वो जहाँ भी हो, चूँकि आपका न्यूज़ सुन करके उनके पास से मैसेज जाएगा भी, तो चाहिए कि किसी वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष या जहाँ भी हो वहाँ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर के एक टेबल पे आकर के अपनी बातें रखें। और प्रॉपर्टी इनकी पता चली है क्या प्रॉपर्टी? अहमदाबाद, चूँकि जो इनका गृह जनपद डूंगरपुर में सांगवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो सरोदा गांव है, जहाँ पे सरोदा चौकी भी है, वहाँ पे पड़ता है। वहाँ से करीब 200 किलोमीटर के आसपास अहमदाबाद पड़ता है। तो अहमदाबाद में फ्लैट और कमरे वगैरह और एक दुकान और सब चीज़ टाइप की पता चली है। तो अभी तो टीम पता कर रही है क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे ज़्यादा तो नहीं लगता कि कुछ और होगा, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो जानकारी की जा रही है और टीमें भी कार्रवाई कर रही और इसमें 83 का भी प्रयास किया जा रहा है। क्या इसकी वजह से क्योंकि वो हाजिर नहीं होने तो चार्जशीट भी नहीं दाखिल हो पा रही जब तक बयान नहीं जाते कुछ?
जी हाँ, बयान तो हाजिर होने पे होगा ही, नहीं तो 83 का प्रोसेस है, 83 करके चार्जशीट लगाई जा सकती है। चूँकि एक रिट भी इनके एक अधिवक्ता बन करके डॉक्टर मुकुटनाथ वर्मा जी ने इसमें एक रिट की हुई है, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। तो इसको तस्दीक करने के लिए चूँकि हम लोग पास होता तो हम NBW 8283 का प्रोसेस क्यों करते, और किसी को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर हमें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। तो वो प्रक्रिया हम करते, और कोई आदमी अगर IPS अधिकारी है और उसके ऊपर है तो उसको भी हम कैसे रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए माननीय न्यायालय ने भी 5 बिंदुओं पर आख्या चाही थी। तो उन सब के क्रम में मैं भी विवेचक के तौर पे इनके गृह जनपद जा कर के इनके माता पिता, भाई, चाची, चाचा, पत्नी और बच्चों से और अगल बगल के लोगों से भी हमने जानकारी की। तो उन लोगों ने बताया कि 27 मार्च होली के 1-2 दिन पहले हमारे व्हाट्सएप कॉल पे पत्नी ने बताया कि व्हाट्सएप कॉल पे बातचीत हुई थी, उन्होंने सारी कुशलता व्यक्त की थी, और रिट से लेकर के मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन वकील ने हम लोगों के परिवार के किसी सदस्य से कोई संपर्क नहीं किया है, और वो हमारे कोई लीगल वो नहीं है, अधिवक्ता नहीं है, और ना उनसे हमने कुछ कहा है, और ना कहीं कोई हमने प्रार्थना पत्र दिया है किसी को। चूँकि हमें इस तरह की कोई वो थी ही नहीं। एक बार जब अखबार में झूठी खबर न्यूज़ में हमने पढ़ी थी तो हमने देखा, उसके बारे में पूछा भी, तो उन्होंने भी उसका खंडन किया। और हम भी इस रिट के बारे में जो आरोप लगाए गए इसका खंडन करते हैं। उन लोगों ने खुद ही एक वीडियो क्लिपिंग बनाया है, उनकी पत्नी और छोटे भाई ने, हरीश ने, जो हरीश पाटीदार हैं, उनने भी बना करके हम लोगों को प्रस्तुत किया। हम लोगों ने कहा आप 164 का बयान कर दिए, बोले सर आप जहाँ कहें वहाँ हम कर सकते हैं। तो उन लोगों ने खुद ही किया। उनका कहना था कि सर हम लोग जो खुद ही प्रयास करेंगे कि भाई साहब आएँ और अपनी बात रखें। तो परिवार के लोग भी ये चाह रहे हैं, और हम लोगों ने बताया कि नहीं करेंगे तो आप लोगों ने चूँकि नंबर डिलीट किए हैं और छिपाए हैं तो अगली कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए उनको जल्दी से जल्दी न्यायालय के समक्ष आकर के अपनी बातें रखनी चाहिए, और चूँकि ये भारत है, यहाँ पे न्याय अवश्य मिलेगा, इसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए। 5 बिंदु पर जो कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी, वो जवाब भी दाखिल करना होगा कोर्ट में? नहीं, वो जवाब दाखिल कर दिया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष जो है एफिडेविट बना करके रखा भी गया था, और 14 तारीख की डेट लगी थी। माननीय न्यायालय ने उसको सुना है। जो डॉक्टर मुकुटनाथ वर्मा जो अधिवक्ता हैं, उनसे भी उस पर जो है उस एफिडेविट को लेकर के और उसके बारे में अपना प्रश्न पत्र दाखिल करने के लिए कहा है। 24 तारीख की अगली डेट लगी हुई है उसमें। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शादी में बार बारलाओं का डांस आम बात हो गई है, वहीं एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और लड़का हाथ में अवैध तमंचा लेकर और बार बाला डांस कर रही है। तमंचे पे डिस्को का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसके बाद ये वायरल वीडियो डांस बार बाला का किसी ने ट्वीट कर दिया, और जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पर जांच के कार्रवाई के सख्त आदेश संबंधित थाने को देके इस पर फौरन कार्रवाई करने की बात कहा है। साथ ही पुलिस अब इस पर तत्काल कार्रवाई करने में लग गई है, और पुलिस अब जांच में जुट गई है और पता लगा रही है ये वीडियो किस तरह से और कहां बनाया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां वैश्विक महामारी कोरोना के बाद लॉकडाउन लगा और उसके बाद प्रदेश और प्रयागराज अनलॉक हुआ, मगर इसका काफ़ी असर देखने को व्यापार पर मिल रहा है। वहीं मार्बल व्यवसायी का भी बुरा हाल है, और उनका कहना है कि जो टाइल्स और मार्बल आम दिनों में बिकते रहते थे, मगर अनलॉक होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कस्टमर ना आ रहे हैं और ना ही किसी के पास इतना पैसा है कि टाइल्स और मार्बल या मकान का अपने कंस्ट्रक्शन कराए। क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना में सभी के हालात पस्त हैं और लोग कहीं ना कहीं रोजी रोटी के लिए परेशान दिखाई दिए। वहीं अब बड़े दुकानदारों की भी परेशानी सामने आ रही, क्योंकि उनसे जुड़े हुए कई लेबर हैं और जो मिस्त्री हैं जो मार्बल और टाइल्स लगाते हैं और काम करते हैं, मगर इस वैश्विक महामारी कोरोना ने सबको कहीं ना कहीं जोड़ कर रख दिया है और लोग अब रोजी रोटी के लिए परेशान है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है मार्बल व्यवसायी का। ये समझिए कोई ग्राहक अगर आ गया तो बोले बच गए तो काम हो जाता, नहीं तो मार्केट की हालत एकदम खराब है। कोरोना के बाद क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन तो खुला है, बट कोई फायदा नहीं है, कोई कस्टमर है ही नहीं, ग्राहक है ही नहीं।
क्या नाम है आपका? अरुण कुमार जैसलवानी। वैश्विक महामारी के बाद जहां अब लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद प्रयागराज अनलॉक हुआ, मगर अब इसका असर मोबाइल व्यापारियों पर भी देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि जो रिपेयरिंग का काम आता था वो अभी आ भी नहीं पा रहा है, और बाज़ार भले ही अनलॉक हो गई मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और जिसके बाद लोग दिन में बाहर नहीं निकलते। जो कस्टमर आते थे वो शाम को आते थे, मगर 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं और जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मार्केट देर शाम जैसे खुलती थी, रात तक खुले तब तो फ़ायदा है, नहीं तो दुकानदार इसी तरह भुखमरी के कगार पर। जगह ये सुनाते कि कोरोना के कारण जो है अभी सही से बाज़ार खुले भी नहीं हैं, और ये जो 7 बजे से 7 बजे तक का समय है ये बहुत ख़राब समय है। इससे व्यापारी निकल नहीं रहे हैं, एक ग्राहक निकल नहीं रहे हैं। ग्राहक निकलते हैं शाम में और दोपहर में ग्राहक निकलते नहीं गर्मी के मारे, जिसके कारण जो है दुकानदारी सही से हो नहीं रही है और ना ही रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। तो कोरोना में अनलॉक के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उससे अच्छा तो अनलॉक किया तब सही था। पूरा अनलॉक हो तब तो सही है, ऐसे तो अनलॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद बिल्कुल। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां पूरा देश परेशान है और इस परेशानी से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जहां कोरोना के वजह से लॉकडाउन लगा और उसके बाद व्यापारियों का बिजनेस करीब करीब ख़राब हो गया, और उसके बाद अब अनलॉक हुआ है तो चौक के व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर तीसरी लेयर से बचाव के लिए अब सड़क पर मास्क वितरित कर रहा है और लोगों को तीसरी लहर से कोरोना के बचाव के लिए जागरूक अभियान चलाया है, जिसके तहत चौक घंटाघर इलाके में चौक व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर कोरोना से बचाव के लिए मास्क वितरित कराए। इस मौके पर व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष कादिर भाई ने लोगों को मास्क वितरित कर कोरोना के प्रति जागरूक किया और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी लोगों को प्रेरित किया।